बच्चों का गोश्त खाना, ज़बरदस्ती रेप करना, इतने ज़्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाले ये इंकशाफात हैं। इसका मास्टरमाइंड कौन है? जब एप्स्टीन के पर्सनल घर को उन्होंने छापा मारा है तो उन्हें 20 खवातीन मिली है वहाँ से, और वो 20 की 20 प्रेग्नेंट थी, और प्रेग्नेंट थी एप्स्टीन के साथ ही। और फिर एक ईमेल सामने आती है एप्स्टीन फाइल्स में कि एप्स्टीन कहता है कि मैंने इतनी औरतों को प्रेग्नेंट कर दिया है कि मेरा डीएनए जो है जब तक अभी अगले 5-10 सालों में पूरी दुनिया में रोटेट कर रहा होगा। अब पिज़्ज़ा को उन्होंने कहा है कि छोटी बच्ची, हाँ, और जो आइसक्रीम है वो थोड़ी बड़ी एज का लड़का, इस तरह के वर्ड। और फिर हनी जो है वो उससे बड़ी एज की लड़की, मतलब उन्होंने कोड वर्ड रखे हुए हैं। इंसान ये चीज़ नहीं मान सकता कि इंसान का गोश्त खाना है। ये इतने ताकतवर लोग जिन्होंने निज़ाम सेट करना है, वो इंसान बच्चों का गोश्त खा रहे हैं। ये गोश्त खा, मतलब उनका एजेंडा क्या था? तो लड़कियों को प्रेग्नेंट करते थे, प्रेग्नेंट करने के बाद उसके बाद मर्डर किया जाता था। फिर जो न्यूबॉर्न बेबी होता था उसकी बलि चढ़ाते थे, ओहो, उनका खून पीते थे। और जो बड़े बड़े लोग थे, फेमस पर्सनालिटीज थी, उनका ये मानना था कि हम हमेशा यंग रहेंगे। वहाँ क्या पूजा होती है, वो आइलैंड पे क्या काम होते रहे जो ये सारे लोग मिलके करते हैं। वहाँ पर दुनिया के सारे प्रेसिडेंट जाते हैं, नेकेड होकर वहाँ पर शैतान के सामने डांस किया जाता है। और जो रिचुअल्स होती है, मतलब एक मॉडल ने क्लेम किया कि मैंने वहाँ पर दुनिया के कोई प्रेसिडेंट नहीं था जहाँ पे उसको नहीं देखा। और जब प्रेसिडेंट सारे बाहर आ रहे थे तो जर्नलिस्ट एक बाहर खड़ी थी और उसने पूछा आप वहाँ पे क्या कर रही थी? तो उसने कहा मुझे लगता है कि आप जिंदा नहीं रहना चाहते, जो आज आपने देख लिया। और उसके बाद वो गायब हो गई थी जर्नलिस्ट। वॉर तो इल्यूमिनाटीज़ ने शुरू कर दी हुई है, पूरी दुनिया को एक तरह से देखने डील कर रहा है इस वक्त, और हम उसके गुलाम बन चुके हैं। कोई ना क्लेम नहीं करता था कि मैं इल्यूमिनाटी हूँ। अगर उस पर इल्यूमिनाटी का इल्ज़ाम लग जाता था ना तो वो डिनाई कर देता था फ़ौरन से। बड़े बड़े म्यूज़िक लेबल सेलिब्रिटीज़ को, उन सेलिब्रिटीज़ को जिनका इन्फ्लुएंस होता था, उनको हायर करते थे। लेकिन अब सेलिब्रिटीज़ खुद वो सिंबल्स बनाते हैं। अब जैसे कि रिसेंटली हानिया आमिर की बात कर लें, मिशी खान ने उन पर एक सवाल उठाया है कि हानिया आमिर ये वाला सिंबल क्यों बनाती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुनो पॉडकास्ट। मैं हूं माहम जाहिद, और आज के पॉडकास्ट में इंतहाई दिल दहला देने वाली बातें हम करेंगे। एप्स्टीन फाइल जिसने तहलका मचा दिया, पूरी दुनिया इस वक्त शॉक्ड में है और इंसानी फितरत दंग रह जाए, रोंगटे खड़े हो जाने वाले इंकशाफात सामने आए। और मुझे बताते हुए भी कपकपी तारी हो रही है कि दुनिया के ताकतवर लोग जो निज़ाम बनाते हैं, जो दुनिया चलाते हैं, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, प्रोडक्ट्स अपनी बेचते हैं, क्या कुछ कर रहे हैं इंसानों के साथ। इंसानों को खा रहा है। वो कहते थे ना, सपेरों ने कहकर बंद कर दिया सांपों को कि इंसान ही काफी है इंसानों को डसने के लिए। तो डसने से आगे बात चलेगी, इंसान ही खत्म होते जा रहे हैं, बच्चों का गोश्त खाया जा रहा है। ऐसे ताकतवर लोग जिनको हम फॉलो करते हैं, जिनको हम मानते हैं, जिनके लाइफस्टाइल से बहुत इंप्रेस होकर चाहते हैं कि ऐसा लाइफस्टाइल अपना लें, तो माजरत के साथ एक बार आप हिल जाएंगे जब आप ये फाइल देखेंगे, सुनेंगे कि क्या कुछ हो रहा है। और ये इंसानी काम तो नहीं हो सकते, यकीनन इसमें शैतानी है, और शैतानी क्या सारा कुछ कर रहा है। ये शैतानी मास्टरमाइंड है। और ये जो तंजीमें चल रही हैं, इल्यूमिनाटी की तंजीमें चल रही हैं, ऐसे लग रहा है कि वो जो छोटे छोटे शैतान थे वो अपीयर तो हो रहे थे, अब बड़ा जो शैतान है वो मंजर आम पर आना चाह रहा है। और ये डेथ मिस्ट्री कैसे होती है, कैसे गायब हो जाते हैं, कैसे सर्कुलेट हो रही हैं, ये सारी चीजें इस हकीकत से पर्दा उठाएंगे। और आगे आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, ये फाइल क्या क्या और बड़े इंकशाफात कर सकती है। 25 लाख ऐसी मजीद फाइल्स हैं जो आपका दिल दहला देंगी। और हम सो रहे हैं और शैतान अपनी जंग के लिए तैयार है। ऐसे लग रहा है शैतान की पूरी फौज है जिसने सारी प्रिपरेशंस कर ली हैं और हमें वर्गला कर, हमें अपनी चीज़ों का आदी बनाकर इस डगर पे डाल दिया, और हम खामोश बैठे हैं। आलमी तंजीमें जो, अब क्या ही बात करें आलमी तंजीमों के हवाले से, जिन्होंने इंसाफ देना है, इंसाफ बनाने वाले भी वही, अदालतें बनाने वाले भी वही, और वही ये सारा कुछ कर रहे हैं। तो आज के पॉडकास्ट में हम इन सारी हकीकतों से पर्दा उठाएंगे कि होने क्या जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं पॉडकास्टर लबीबा, जिनकी बहुत कमांड है इस टॉपिक पर और बहुत ज़्यादा ग्रिप है, जिन्होंने बहुत से ऐसे माहिरीन से बात की है जो इस हवाले से बहुत नॉलेज भी रखते हैं और काफ़ी अरसे से वो इस टॉपिक को कवर भी करती आ रही है। तो उन्हीं से जानेंगे कि ये इल्यूमिनाटी की तंजीमें और ये जो शैतान है, ये जो मंसूबा, ये मास्टरमाइंड जो है वो किस तरह से पूरी दुनिया में इस वक्त फैल रहा है। बहुत शुक्रिया लबीबा आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताएं कि हमने बहुत ज़्यादा इल्यूमिनाटीज़ पर डिस्कशन भी की है, आप भी पॉडकास्ट करती रही हैं, और ये जो एप्स्टीन फाइल आई है, इतने तहलका खेज़ इंकशाफात, बच्चों का गोश्त खाना, ज़बरदस्ती रेप करना, कंसेंट ना होना, इतने ज़्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाले ये इंकशाफात हैं।
इसका मास्टरमाइंड कौन है? अल्टीमेटली ये इंसानी फितरत तो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती कि कोई इंसान कर सकता है, तो मास्टरमाइंड क्या शैतान है? ये मंसूबा बनाया ही उसने था। अच्छा वहाँ हम बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया आपने, क्योंकि जब से एप्स्टीन फाइल्स पर डिस्कशन हो रही है कि 3 मिलियन पेजेस आ गए हैं, 1,80,000 तस्वीरें हैं, एक दिन के हिसाब से भी अगर एक एक पेज पढ़ा जाए या 2-2 हज़ार पेज पढ़े जाएं तो कितने साल हमें लग जाएंगे। कुछ नाम आ गए हैं, कुछ नाम अभी आने वाले हैं, और जो नाम आगे आएंगे वो तो इंसान का दिल दहला देंगे। ऐसी कई बातें हम सुन रहे हैं, लेकिन जो आज आपने सवाल किया कि पीछे मास्टरमाइंड कौन है, मतलब एप्स्टीन फाइल्स तो आ गई ना, आ गई, लेकिन एग्जैक्टली आई क्यों, किस टाइम पर आई? मतलब अगर एप्स्टीन फाइल्स उस वक्त से दुनिया के पावरफुल लोगों के हाथ में थी तो क्या वो उनको रिलीज होने से रोक नहीं सकते थे? रोक तो सकते थे, लेकिन उसको एक टाइम पे क्यों रिलीज किया गया? और रिलीज कब किया गया? जब एप्स्टीन इस दुनिया में नहीं रहा। हाँ, मतलब उसका ट्रायल नहीं हो सकता। उसकी डेथ पे भी आगे जाके हम बात करेंगे कि उसकी डेथ की मिस्ट्री क्या है। उसकी डेथ सुसाइड है, मर्डर है, प्री प्लान्ड है, किसी एजेंसी के थ्रू है, किसी पावरफुल सोर्स, या वो शायद अभी भी एग्जिस्ट करता हो। हाँ, मतलब क्योंकि 2 लोगों की बात हम जो इस केस में जिनके 2 नाम सामने आए हैं, माइकल जैक्सन और एप्स्टीन, दोनों के बारे में हम ये क्लेम कर सकते हैं उनकी साइट सीइंग्स हुई हैं। अच्छा, आपका भी ये सवाल था कि मास्टरमाइंड पीछे कौन है। अब आप मुझे बताएं कि एक आम सा टीचर जो स्कूल में पढ़ाता है और खुद उसके पास कोई डिग्री नहीं है, वो किसी रेफरेंस की बेसिस पर जाता है, वहां पर पुअर परफॉर्मेंस की वजह से उसको निकाल भी दिया जाता है कि भाई फिजिक्स और मैथ्स पढ़ाता था, फिर निकाल दिया गया कि यार तुम तो पुअर परफॉर्मेंस देते हो, तुम स्टूडेंट्स तुम्हारी जो क्लास है उसको स्टडी नहीं कर पाते, फिर निकाल दिया जाता है। फिर उसकी एक बहुत बड़े मैगजीन पर फोटो छपती है कि यार फाइनेंशियल एडवाइजर के तौर पे, और फिर उसको एक बहुत ही रिच इंसान अपनी पावर ऑफ अटर्नी दे देता है। अब पावर ऑफ अटर्नी वो कैसे देता है? क्योंकि उसके पास हो सकता है उसका कोई ब्लैकमेलिंग सोर्स और उसकी कुछ भी उसके घर से कुछ इस तरह की वीडियोस भी मिली हैं कि बहुत ज्यादा जो है वो ऐसी सीडीज मौजूद हैं, वीडियोस मौजूद हैं जो ब्लैकमेल करने के लिए वो यूज करता था या करेगा। आगे और भी बड़े इंकशाफात होंगे। तो एप्स्टीन के बारे में यही है ना कि एप्स्टीन की जो 2005 में सबसे पहले एक रिपोर्ट की गई, एक लड़की जो वहां से बच के निकली थी, सबसे पहला हम कह सकते हैं कि तब एप्स्टीन फाइल्स तो नहीं थी, तब सिर्फ जो जेफरी एप्स्टीन है उसके बारे में जो क्रिमिनल रिकॉर्ड था वो सामने आया था, लेकिन वो छुपा लिया गया था। एप्स्टीन जेफरी के बारे में ये कहा जाता है कि वो उसका सारा जो काम था, जो वो बिलियनियर बना, एक कह लें कि जो 100-200 रुपए कमाने वाला बंदा था वहां पर, स्कूल टीचर था वहां पर, उसका एक बहुत बड़ा ब्लैकमेलिंग नेटवर्क था वहां पर। और उसका जो आइलैंड की अभी आगे जाके हम बात करेंगे, उसका एक आइलैंड था वहां पे, एक कमरा ना जो बुक था वहां पर, उसने कंप्यूटर रखा हुआ था वहां पर, उसको पता था ये दुनिया में कभी ना कभी कहीं ना कहीं लीक होनी है, तो उसका उनको डर नहीं था। इसीलिए देखें अमेरिका में जो है अभी सारे जो मामला हम देख रहे हैं, ट्रम्प के खिलाफ जो है एहतजाज हो रहे हैं सारे, प्रिंस एंड्रयू को अगर हम देख ले, जो प्रिंस एंड्रयू का एक क्लिप सामने आया है जिसमें एक छोटी बच्ची मुस्कुरा रही है और प्रिंस एंड्रयू उसके ऊपर चल रहे हैं, रेंग रहे हैं प्रिंस एंड्रयू। बहुत इस तरह के बच्चों की तो बहुत ज्यादा बेशुमार वीडियोस हैं लबीबा। एक ये तो आपने हाईलाइट की है ना, इस तरह की और बहुत सारी। एक औरत बाहर आती है, वो कहती है एलीट पार्टी से कि आप तो ये तो इंसानों का गोश्त खा रहे हैं, उसको वो साइकोपैथ कह के बंद कर देते हैं, गिरफ्तार कर देते हैं। तो ये मामला तब तक ये दबाते भी रहे हैं, शायद कुछ ना कुछ साइंस मिलते रहे हैं, सिंबल्स मिलते रहे हैं, तो ये दबा देना और अब एक्सपोज करना, तो ये कोई एजेंट जैसे प्लानिंग होती है ना। अब शैतान की भी तो फौज होगी ना, ऐसे ही है। तो वो शैतान अपनी फौज को अब ला रहा है, मतलब मंजर आम पर के जाओ और मैदान में उतर जाओ। हाँ माम, ये आपने बिल्कुल सही बात की कि शैतान की एक फौज है। जैसे कि हम ये बिलीव करते हैं कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे, फिर उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, जो फौज इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ने तैयार की होगी उसको कमांड करेंगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। उसी तरह से जो शैतान का मास्टरमाइंड है वो बिलीव करते हैं कि दुनिया के 3 बड़े मजहब है, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, इस्लाम और जो ज्यूज है। हम लोग ये बिलीव करते हैं कि एंड टाइम्स में एक मसीहा ने आना ही आना है। अब तीनों में देखें आप, हिंदुइज्म में बिलीव किया जाता है काल की अवतार आएगा, हम कहते हैं इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे, और जो एंटी क्राइस्ट है वो कहते हैं दज्जाल आएगा। अब तैयारी आप देख लें किसकी सबसे ज्यादा है, उन लोगों की खोज देखें आप, उन लोगों की तैयारी देखें, हर दूसरे दिन वो वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज करने के लिए तैयार है। आर्क ऑफ कवेनेंट वो कहते हैं कि हमने ढूंढना है। पिछले दिनों आपने एक वो देखा कि जो रेड हाइफर की कुर्बानी का मामला था, टेक्सास से 5 रेड हाइफर मंगवाई गई थी कि इनकी कुर्बानी की जाएगी। उसकी कुर्बानी के बाद उनकी एशेस जो है उनसे कुछ रिचुअल्स की जाएंगी। उस रिचुअल्स के बाद उन्होंने कहा था अब जो जमीन है वो पाक हो जाएगी, हमें आर्क ऑफ कवेनेंट मिल जाएगी, उसके बाद हम 3rd टेम्पल बनाएंगे। 3rd टेम्पल जब बन जाएगा, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में जो
ज्यूज है, उनका बिलीव है कि जब थर्ड टेम्पल बन जाएगा तो उसके बाद दज्जाल आ जाएगा। तो ये जो सैटर्न है ये अपनी फौज ही तैयार कर रहा है इसमें। अच्छा, इसमें जो बड़े बड़े नाम है मैं आपको बताऊं, जैसे कि रिलेट किया जाता है दज्जाल को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से दज्जाल को लिंक किया जाता है। उसमें एक बहुत बड़ा नाम आया एलन मस्क का। अब एलन मस्क की जो आगे ईमेल्स है उसको भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन की उन्होंने जो ईमेल की हुई है, वाइल्डस्ट पार्टी के बारे में पूछा हुआ एलन मस्क ने, और किस किस डेट के दरमियान किस किस सप्लाई आ रही है आपकी। अच्छा, वर्ड्स उन्होंने बहुत पेक्युलर चूज किए हैं बच्चों के बारे में, पिज्जा, आइसक्रीम। अच्छा, जो FBI की रिपोर्ट आई है वो शायद कुछ लोगों ने पढ़ी है, कुछ लोगों ने नहीं पढ़ी। जो पिज्जा है, जो आइसक्रीम है, अब पिज्जा को उन्होंने कहा है कि छोटी बच्ची, हाँ, और जो आइसक्रीम है वो थोड़ी बड़ी एज का लड़का, इस तरह के वर्ड्स। और फिर हनी जो है वो उससे बड़ी एज की लड़की। मतलब उन्होंने कोड वर्ड रखे हुए हैं, अभी तक उसको डिकोड किया जा रहा है कि इसका मतलब क्या था। मतलब एजेंडा तो हमें उनका पता ही है कि क्या है, सिर्फ जो मतलब है उसको डिकोड किया जा रहा है। जो ईमेल है वो सामने आ रही है, कौन कौन से नाम है वो सामने आ रहे हैं। जो नाम सामने, ये जब सारी चीजें सामने आ रही हैं, इंसान तो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इंसान का गोश्त खाना, कोई दुनिया का कानून, कोई दुनिया का कोना, कोई इदारा, कोई इंसान ये चीज नहीं मान सकता कि इंसान का गोश्त खाना है। ये इतने ताकतवर लोग जिन्होंने निज़ाम सेट करना है, जिन्होंने इंसाफ देना है। अब हम इंसाफ मांगने भी वैसे किसके पास जाएं जिन्होंने सेटिंग ही ऐसी की, पूरा सिस्टम ही ऐसे चल रहा है। वो इंसान बच्चों का गोश्त खा रहे हैं। ये गोश्त खा, मतलब उनका एजेंडा क्या था एक्चुअल में? वो हमेशा रह जाने वाला कोई कॉन्सेप्ट है उनका कि खत्म ही ना हो शायद ये गोश्त। ये वाला पॉइंट आपको बहुत अच्छा है कि हमेशा रह जाने वाला। एप्स्टीन का जो पर्सनल घर था ना, एक तो उसका आइलैंड था। जब एप्स्टीन के पर्सनल घर पे उन्होंने छापा मारा है तो उन्हें 20 खवातीन मिली है वहां से, और वो 20 की 20 प्रेग्नेंट थी, और प्रेग्नेंट थी एप्स्टीन के साथ ही। और फिर एक ईमेल सामने आती है एप्स्टीन फाइल्स में कि एप्स्टीन कहता है कि मैंने इतनी औरतों को प्रेग्नेंट कर दिया है कि मेरा DNA जो है जब तक अभी अगले 5-10 सालों में पूरी दुनिया में रोटेट कर रहा होगा। यानी उसका ये मतलब था कि जो मेरी शैतानियत है वो पूरी दुनिया में इतनी फैल जाए कि अगर मैं दुनिया में ना भी रहूं तो मेरा मकसद जो है वो पूरा होता रहे। अच्छा, दूसरी बात कि हमेशा जिंदा रहने वाली बात, जो टारगेट होता था वो होता था 7 से लेके 17 साल से कम उम्र की बच्ची उनको चाहिए होती थी वहां पर। उसका 2-3 रीजंस है, हम अभी आगे जाके उसको डिस्कस करते हैं कि यही एज ग्रुप स्पेसिफिकली बच्चों को क्यों टारगेट किया जाता है। 7 से 17 साल की लड़की उन्होंने टारगेट करते थे। अच्छा, बच्चों के अंदर ना एक केमिकल होता है, जब उनको टॉर्चर किया जाता है, जब उनको डराया जाता है तो उनकी बॉडी नेचुरली प्रोड्यूस करती है एंड्रोक्रोम, उस केमिकल का नाम है। अच्छा, वो केमिकल कहते हैं कि जब बच्चों की बॉडी में, तो बच्चों की स्किन आपने देखी है ना, बहुत बेबी स्किन होती है। टीन एज में देखा जाए तो हमारी स्किन भी ऐसी थी, फ्लॉलेस, कभी कोई पिंपल नहीं, कभी कोई रिंकल नहीं, कोई एक्नी नहीं, कुछ इस तरह की कोई टेंशन नहीं होती थी। तो बच्चों की बॉडी में जब उनको डराया जाता है या उनको टॉर्चर किया जाता है ना, या बच्चे रोते हैं, तो वो नेचुरली केमिकल प्रोड्यूस होता है, और कहा जाता है कि वो केमिकल इंसान को हमेशा यंग रखता है। अब ये लोग रिचुअल्स में ना बच्चों को क्या करते थे, 2-3 रिचुअल्स, सैटेनिक रिचुअल्स में अगर आप देखें तो कॉमन नजर आती है हमें। यूट्यूब पे अगर आप जाके सर्च करें सैटेनिक रिचुअल्स, एक स्टोरी भी मैं अभी आपको बताती हूँ। यूट्यूब पे एक वीडियो है, टेरेसा ब्रूटल एस्केप फ्रॉम ऑकल्ट, ठीक है, उसकी कहानी भी मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, वो क्या करते थे कि एक तो लड़कियों को प्रेग्नेंट करते थे, प्रेग्नेंट करने के बाद उसके बाद मर्डर किया जाता था, फिर जो न्यूबॉर्न बेबी होता था उसकी बलि चढ़ाते थे। अच्छा, ये सारी चीजें करने के बाद उनका खून पीते थे, क्योंकि वो केमिकल उनको मिल जाता था। और जो बड़े बड़े लोग थे, फेमस पर्सनालिटीज थी, उनका ये मानना था कि हम हमेशा यंग रहेंगे, क्योंकि बच्चों को टॉर्चर किया गया, उनको डराया गया, उनकी बॉडी में केमिकल प्रोड्यूस हो गया। वो केमिकल जब हम ब्लड पी रहे हैं उनका, तो हम हमेशा जवान रहेंगे। जी। और दूसरा जो आपने कहा कि बच्चों का गोश्त खाते थे, एक बुक है शम्सुल मारिफ, और इसी तरह की एक बुक है डेविल्स बाइबल। काफी सारी बुक है जिनको हम वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस बुक का टाइटल देते हैं, जिसमें पीकाट्रिक्स भी आती है, शम्सुल मारिफ भी आती है, और डेविल्स बाइबल जो मैंने बताया वो भी आती है। अच्छा, इन बुक में ना डायग्राम्स के साथ साथ हमें शैतानी मंत्र मिलते हैं कि शैतान को कैसे खुश किया जा सकता है, किस किस चांद की स्पेसिफिक डेट। अच्छा, चांद की स्पेसिफिक डेट्स का अगर हम देखें तो इस्लाम में भी उसका कॉन्सेप्ट है कि कुछ दिन जो है, हर मजहब हर उसको कोई ना कोई मानता है। तो अगर हमने कोई भी मूवी देखी हो बचपन में, बॉलीवुड हॉलीवुड, तो हम सोचते थे पूर्णमासी की रात आ गई है या अमावस की रात आ गई है, बलि चढ़ाई जाएगी उसमें। तो बचपन में ना हम डर जाते थे बातें सुन के। बड़े होके अब हम देख रहे हैं कि बचपन में जो डराया जाता था वो डर आज कहीं ना कहीं सच साबित हो रहा है। हमारे दिल में वो डर वाली बातें जो हम मूवीज में देखते थे, या यूं लग रहा है लबीबा कह लें कि हम गेम्स खेलते थे, छोटे छोटे मॉन्स्टर को हैंडल करते करते, फाइट करते करते एक बड़े शैतान से लड़ना है। ये वो वाला मरहला आ गया कि बड़ा शैतान अब चाह रहा है कि मैं एक्सपोज हो जाऊं। बड़ा शैतान अब चाह रहा है ना मैं एक्सपोज हो जाऊं। मुझे ये बात बताएं, सीक्रेट सोसाइटीज अब खुद सीक्रेट रहना चाह रही है, नहीं रहना चाह रही वो। अब सिंबल से बात आगे निकल गई, सिंबल से तो बात अब आगे निकल चुकी हुई है। पहले तो
कोई ना क्लेम नहीं करता था कि मैं इल्यूमिनाटी हूँ, अगर उस पर इल्यूमिनाटी का इल्ज़ाम लग जाता था ना तो वो डिनाई कर देता था फ़ौरन से। बड़े बड़े म्यूजिक लेबल सेलिब्रिटीज़ को, उन सेलिब्रिटीज़ को जिनका इन्फ्लुएंस होता था उनको हायर करते थे, लेकिन अब सेलिब्रिटीज़ खुद वो सिंबल्स बनाते हैं। अब जैसे कि रिसेंटली हानिया आमिर की बात कर लें, मिशी खान ने उन पर एक सवाल उठाया है कि हानिया आमिर ये वाला सिंबल क्यों बनाती है। इस पर हमने भी मॉर्निंग शो पे बात की थी कि ये वाला जो सिंबल होता है, बैफोमेट होता है उनका एक गोड, और जो वकार ज़का की कंट्रोवर्सी थी सारी, वकार ज़का का एक बयान था कि जिसके पास फेम होता है, जिसके पास पावर होती है, वो सब बनाते हैं। माहिरा खान भी बनाती हैं। अब रिसेंटली हानिया आमिर के बारे में बताया। अब आप मुझे बताएं कि इनके फेम से कोई डिनाई नहीं कर सकता। ना सिर्फ इनका फेम पाकिस्तान में है बल्कि ग्लोबली इनका बहुत ज़्यादा है। अच्छा लबीबा, मुझे यही चीज़ समझ नहीं आती कि ठीक है वो प्यारी हैं, अच्छी अदाकार भी होंगी, सब कुछ है, डाउट नहीं हम कर सकते इस चीज़ पर, लेकिन क्या इंडस्ट्री में और कोई लड़की नहीं? अभी आप निकल जाएं लाहौर में, कहीं भी निकल जाएं, दुनिया किसी कोने में निकल जाए, हर बोर्ड पे आपको वो हानिया आमिर की फोटो मिलेगी, हर ब्रांड, हर चीज़। तो इतना एकदम ये जो पीक पे फेमस हो जाना, जिस तरह दिलजीत दोसांझ थे, फिर हानिया आमिर, क्या और दुनिया में लड़कियां नहीं है, अदाकार नहीं है, इंडस्ट्री में और लोग नहीं है, इतनी हाइप मिलना और फिर उनको फॉलो करना, और फिर वो कूल बन के शी इज वेरी इनोसेंट, वेरी कूल, वेरी चिल, ये जितना हमने प्रमोट कर दिया है, ये कितना नामाकूल होता जा रहा है कूल के चक्कर में। यार ये वाली जो आपने बात की है ना, फॉलो करना, अब आप इंस्टाग्राम उठा के देख लें, जो सारी टीनेज गर्ल्स है या इंडियन गर्ल्स, इवन इंडियन गर्ल्स भी, वो हानिया आमिर के मेकअप ट्यूटोरियल को इवन फॉलो कर रही हैं। हानिया आमिर की ड्रेसिंग को फॉलो किया जा रहा है, सिंबल्स को फॉलो किया जा रहा है। वही वाली बात आपकी कि प्रोजेक्ट किया जाता है किसी ना किसी उस बंदे के थ्रू जिसका इन्फ्लुएंस है। अच्छा, ये जो आपने बात की ना कि एक ही बंदे को क्यों चूज किया जाता है और बाद में उसको ही इतने धड़ाधड़ प्रोजेक्ट कैसे मिल जाते हैं। अच्छा, हानिया आमिर के बारे में, क्योंकि वो हमारी आर्टिस्ट है, हम उस तरह से क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन एक पर्सपेक्टिव जो मैं आपको आज बताती हूँ, इस कंट्रोवर्सी में माइकल जैक्सन का भी नाम आया। अब स्लेव कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कभी आपने सुना कि स्लेव कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? बहुत कम लोगों को उसके बारे में पता है। स्लेव कॉन्ट्रैक्ट होता है कि कोई भी म्यूजिक लेबल या कोई भी बड़ा इंडस्ट्री का लेबल, फॉर एग्जाम्पल सोनी हो गया या कोई भी हो गया, जिसका ऑलरेडी इन्फ्लुएंस है मार्केट में, जिसका बड़ा नाम है, वो यंग आर्टिस्ट को जो अभी ग्रो कर रहा है या इमर्जिंग टैलेंट है उसको कास्ट कर लेता है, लेकिन उसके साथ बदले में एक स्लेव कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है। स्लेव कॉन्ट्रैक्ट ये होता है कि तुम जो कमाओगे वो पैसा, उसका मोस्ट ऑफ द शेयर हमारे पास आएगा, तुम्हें बदले में फेम मिल जाएगा, स्क्रीन मिल जाएगी, मोस्ट ऑफ द हमारे जो प्रोजेक्ट लॉन्च किए जा रहे हैं वो तुम्हारे नाम से होंगे। और इंसान को यही चाहिए होता है कि उसको एक दफा उसका फेस वैल्यू बढ़ जाए, उसको प्रोजेक्ट मिल जाए, इंडस्ट्री में वाह हो जाए। फॉर एग्जांपल कोई बंदा अभी स्क्रीन पे आया ही नहीं है, मैंने बॉलीवुड की कोई फिल्म की ही नहीं है, सबसे पहला तो मेरा अल्टीमेट यही होगा ना कि मैं बॉलीवुड की पहली फिल्म कर लूं। पहली फिल्म मेरी यही ख्वाहिश है। नेक्स्ट कैसे आनी है, आगे क्या होना है, वो मेरा लेना देना नहीं है, मुझे ये है कि मुझे पहली फिल्म बॉलीवुड की मिल जाए। तो स्लेव कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, जो कॉन्ट्रैक्ट माइकल जैक्सन के साथ किया गया और यही तंजीमें चलाती हैं इनको, यही तंजीमें चलाती है। अब अगर मैं आपको माइकल जैक्सन का भी नाम आया ना, कितनी वीडियोस आई है माइकल जैक्सन के बारे में, जब हम बात करते हैं तो माइकल जैक्सन पे पीडोफाइल होने का एक केस भी चला था, सेक्सुअल असॉल्ट का। अब माइकल जैक्सन के साथ ना स्लेव कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था सबसे पहले, और बहुत बड़ा म्यूजिक एल्बम है सोनी, उन्होंने साइन किया था। उसके बाद क्या हुआ कि माइकल जैक्सन ने एक बयान दिया कि जो सोनी के सीईओ हैं वो एक डेविल है। ये सीधा उनका बयान था। और उसके बाद उन्होंने वो म्यूजिक लेबल छोड़ दिया। तो उन्होंने कहा कि जो सीईओ की एक्स वाइफ है उसने आके बताया कि सैटेनिक रिचुअल्स करता है, ये एक शैतान है, खुद भी शैतान है और दूसरों को शैतानियत वाले काम करने पर मजबूर करता है। और कुछ ऐसी वीडियोस भी हैं, वो कहते हैं मैं नहीं करता, मेरे से करवाया जाता है, मैं नहीं करता, मेरे से करवाया जाता है। अब ना माइकल जैक्सन एक बहुत बड़ा जीनियस था। माइकल जैक्सन के साथ एक स्टेज पर इंसिडेंट हुआ था जहाँ पर आग लग गई थी माइकल जैक्सन के कपड़ों पर और उसके बाल पर। अच्छा, एक एमिनेम जो आर्टिस्ट है उन्होंने वो कॉपी किया उसको, और माइकल जैक्सन उस टाइम इतने फेमस थे, उन्होंने उसके बारे में कोई बयान नहीं दिया। माइकल जैक्सन ने ना उसके पूरे जो एल्बम था उनको बाय कर लिया, उसके राइट, कि एमिनेम अब पूरी जिंदगी भी जो काम करेगा ना, तुम जहां भी गाएगा मुझे उसका पैसा आता रहेगा। अब सोचे इतना बड़ा जीनियस, और उसके पास ड्रग ओवरडोज से मर गया, डॉक्टर घर पर है, हॉस्पिटल लेके गया, कॉफिन उसका खोला नहीं गया। आप समझते हैं कुछ इस तरह की कोई ना मिस्ट्री, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ मिस्ट्री होगी। और जो स्लेव कॉन्ट्रैक्ट की मैं बात कर रही हूँ, कहा भी ये भी जाता है कि माइकल जैक्सन के पास कोई ऐसा राज आ गया था कि माइकल जैक्सन क्योंकि माइकल जैक्सन को जब देखा था हेड इंजरी हुई थी, सॉरी माइकल जैक्सन को जब हेड इंजरी हुई थी, माइकल जैक्सन को स्टेज पर आग लग गई थी उनके बालों को। काफी देर बाद उनको पता चला, उस टाइम वो परफॉर्मेंस में इन्वॉल्व थे, कि मेरे बालों को आग लग गई है। जब बुझाया गया तो माइकल जैक्सन का फेस जो है वो काफी बदल गया मल्टीपल सर्जरीज के बाद। उसके बाद माइकल जैक्सन को पहचानना मुश्किल हो गया था, थोड़ा वो डर गए थे, वो ऑल द टाइम अपने पास एक डॉक्टर को रखते थे। और यू नेवर नो, वो फेस बदल के आज भी एग्जिस्ट करते हो, वो फेस बदल के आज भी एग्जिस्ट करते हो। अच्छा, एक प्रोफोल आई गेस मेडिसिन का नाम था, अगर मैं गलत नहीं ले रही तो
वो दी जाती थी माइकल जैक्सन को, क्योंकि माइकल जैक्सन ये क्लेम करते थे कि मुझे रात को नींद नहीं आती, मेरी ब्रेन एक्टिविटी इतनी फास्ट है। दिल में उनको कोई डर था या कोई ब्रेन एक्टिविटी इतनी फास्ट थी, या उनको ये खौफ था कि अगर मैं सुकून से सो नहीं पाऊंगा जो मेरे दिल में दफन है। लबीबा, ये तो हमारे पास एग्जांपल्स मौजूद हैं कि फेमस सेलिब्रिटीज़ कहीं ना कहीं इन तंजीमों के अकॉर्डिंग चल रहे हैं और कोई चला रही है तंजीमें। इतने ताकतवर लोग जिन्होंने दुनिया का निज़ाम सेट करना है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाना है, जिसकी आजकल बहुत बातें हो रही है, जंगें चल रही हैं, इसराइल जंग, फलां जंग, ये जंग, कहीं ना कहीं ये सारा एजेंडा जाकर शैतान अब आइलैंड पे चले जाते हैं। वो आइलैंड का आप आर्किटेक्चर की भी हम बात कर रहे थे, वो कैसे है, वहाँ क्या पूजा होती है, वो आइलैंड पे क्या काम होते रहे जो ये सारे लोग मिलके करते रहे, और मतलब ढका छुपा कुछ भी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं प्लानिंग ये कि छुपाए रखा इस मौके के लिए। अच्छा, उस आइलैंड का नाम है लिटिल सेंट जेम्स। ठीक, क्योंकि छोटे बच्चों का ही वहाँ पर जो था असॉल्ट हो रहा था, नाम भी उसका मेरे ख्याल से इसी जो कह लें मुनासिबत से उन्होंने रखा गया था। आई डोंट नो ये बात किस हद तक ठीक है या नहीं है, लेकिन बिल गेट्स के बारे में जो सुबह मैंने एक रील देखी है वो ये आ रही है कि माइक्रोसॉफ्ट जो नाम था बिल गेट में, माइक्रो भी छोटे बच्चों के वो करके उससे रिलेट वो उन्होंने अपनी विंडो का नाम रखा था। और 7 से इसीलिए स्टार्ट किया था, विंडो 7 से आगे इसीलिए जाती थी क्योंकि 7 साल से लेके 17 साल से कम उम्र लड़कियों को उस आइलैंड पे लेके जाया जाता था। अब आई डोंट नो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, इसमें कितनी रियलिटी है, लेकिन यही बात है ना, लेकिन हमें कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कह के उलझा दिया जाता है, कंफ्यूज। लेकिन आप सारे डॉट्स जोड़ें तो मिलते यही हैं। इतना अगर कुछ नहीं है तो ये साइंस, सिंबल्स, हर चीज की रियलिटी क्यों इतनी सामने आ रही है? ताकतवर क्यों गोश्त खा रहे थे? क्यों? कोई समझ नहीं ना, मतलब ये तो समझ से बालक तो शैतान को खुश करने वाला है ना, तो वो तो पूरी अपनी तैयारी कर रहे हैं। हम मतलब बेखौफ होके या तो उनके एडिक्ट हो चुके हैं, हर चीज के ब्रांड कॉन्शियस हो चुके हैं, उनके सारे सिस्टम के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, दवाइयां उनकी खा रहे हैं, इलाज उनसे करा रहे हैं, वो प्रोसेस फूड जो आ रहा है वो भी सब कुछ हो रहा है, मतलब वो फैल चुके हैं, हम उनके एडिक्ट हो चुके हैं। वो जो शैतान का काम था ना इंसानों को गुमराह करना, शायद वो वाला मरहला बहुत पार हो चुका है उससे। शैतान ने तो रोज़े क़यामत तक इंसान के दिल में वसवसे डालने ना, वो तो कहता है कि मैं पुलिस से रात पे भी जब हूँगा तब भी वहाँ से जो लोग गुजरे होंगे उनको बहकाऊंगा वहाँ पर, क्योंकि उसने तो अल्लाह से मोहलत ली हुई है, उसने अपना काम पूरा करना है। लेकिन इंसान ये भूल गया है कि जिसको अशरफुल मखलूकात, जिसको खलीफा अल्लाह ने बना के भेजा है और जिसको दर्द दिल के लिए पैदा किया गया है, वो कितना दर्द दे रहा है लोगों को, ये बात हम भूल चुके हैं। इंसानी खुदा बन गए हैं। अब जो आपने पूजा करना है और आइलैंड वाली बात हो रही है ना, हाँ पूजा करने वाली बात हो रही है। अब आपने आइलैंड की बात की थी, अब सी के बीचों बीच जहाँ पे सिर्फ प्राइवेट जेट जा सकता है, जिसमें हम ललिता एक्सप्रेस की बात करें, काफ़ी सारी तस्वीरें, काफ़ी लोगों के नाम भी आए हैं उसके अंदर। अच्छा, वो ये पता है ना आपको कि एप्स्टीन जेफरी जो थे, उसको जो लड़कियां हैं लेके कौन आती थी? अब कोई गर्लफ्रेंड हो या कोई वाइफ हो, वो अपना जो पार्टनर है उसके लिए कितनी पॉजेसिव होती है, वो उसको किसी लड़की के साथ नहीं देख सकती, मतलब अगर वो उसके साथ सिंसियर है, वो उसके साथ लॉयल है। लेकिन एप्स्टीन जेफरी को जो लड़कियां प्रोवाइड करती थी वो उसकी अपनी गर्लफ्रेंड थी। मैक्सवेल उसका नाम था। वो उसको अपनी उसकी गर्लफ्रेंड थी। एक्सप्लॉइट करते थे, फिर आगे एक्सप्लॉइट करते थे वो दोनों। मैक्सवेल क्या करती थी, वो जो लड़कियां थी, कुछ आपको पता है जो एलीट क्लास की बच्चियां होती है उनके अंदर एक फैक्टर बहुत ज्यादा, ये डायरेक्शन किस तरफ जा रही है, हम तो यहाँ भी देखते हैं इस तरह के काम हो रहे हैं। नॉर्मली कॉमन है कि मतलब एक गर्लफ्रेंड रख लेते हैं, सॉर्ट ऑफ बीवी का नाम दे देते हैं, और बीवी भी वो सब कुछ कर ही रही होती है। वो वेस्ट है जो सारा एजेंडा है, इसीलिए तो कहा जाता है कि वेस्टर्न वैल्यूज को हमें फॉलो नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं किस कदर हमारी सोसाइटी को डी शेप कर रही है और किस कदर हमारा जो माइंड है वो किस जगह पर लेके जा रही है। हमें सारी बातें सोचनी चाहिए। एप्स्टीन फाइल जो आई है, हम सिर्फ उसको ना इस नज़र से देख रहे हैं कि दुनिया के बड़े बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, हम ये नहीं देख रहे कि वो तो इन्वॉल्व है, वो स्टिल बचे हुए हैं, उनको कोई सरोकार नहीं है, और जिसका नाम आ रहा है वो तो वैसे ही उसको डेड क्लियर दिया, क्लैरिटी मिल गई कि तो डेड इंसान है। आगे अब क्या होना है, हम क्यों नहीं तैयार? इसमें क्या मैसेज है, हम ये नहीं सोचते। अब जो आइलैंड है उसकी हम बात कर रही थी कि वहां पर मैक्सवेल लड़कियों को लेके जाती थी, झांसा क्या दिया जाता था, कुछ जो गरीब लड़कियां होती थी जो कहती थी हमें अंडर एज है, हाँ अंडर एज है जिनको काम करना नहीं अलाउ होता था, वो उनको कहती थी मेरा मसाज बार है, तुम यहाँ पर आ जाओ, प्राइवेट है, कोई नहीं देखेगा, पुलिस का छापा नहीं होगा, ये कह के जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास लड़कियां होती थी वहां पे उनको ले जाया जाता था। जो एलीट क्लास की लड़कियां होती थी उनके रिलेशनशिप डेवलप किए जाते थे लड़कों से, या उनके अंदर तन्हाई का जो फैक्टर होता था वो पूरा किया जाता था दोस्ती करके किसी दूसरी लड़की से। तीसरी ये बात, वहाँ पर ड्रग्स प्रोवाइड किए जाते थे। तो यानी वहाँ पर जो एलीट क्लास की टीनेज गर्ल्स हैं उनकी भी ज़रूरियात पूरी कर रहे थे, उनको इमोशनली ट्रैप करके जो लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास लड़कियाँ थी उनकी भी ज़रूरियात पूरी हो गई थी। अब आइलैंड का नक्शा मैं आपको बताती हूँ। हम आप सोचें, बिलियनियर, मतलब एक कहने की बात है कि इंसान पूरे दिन में 18 घंटे काम भी कर लेना तो इतना अंधा पैसा नहीं कमा सकता जो पैसा एप्स्टीन ने बनाया है।
सी के बीचों बीच जो उसका आइलैंड है, अच्छा उसकी शेप सबसे पहले आप देखें, अगर उसकी आप ऊपर ड्रोन व्यू से तस्वीर देखें ना, सबसे पहले तो वो एक सांप की तस्वीर है। सांप का मतलब उसकी शेप आएगी आपको। सांप उसमें हम जो इल्यूमिनाटीज देखते हैं या ऑकल्ट साइंसेस में देखते हैं तो वो नेगेटिविटी को प्रमोट करता है, और ये लोग जो है सांप का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अपनी रिचुअल्स में, उसके जहर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, सेक्रीफाइसेस में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अच्छा सेकंड ये उसका जो मेंशन है, मेंशन का कलर में उसका ब्लू बहुत प्रोमिनेंट है, और ब्लू से हम कहते हैं कि लिंक करते हैं इल्यूमिनाटीज हिडन नॉलेज और हिडन सीक्रेट्स को। अब ये इतनी सारी बातें कोइंसिडेंस नहीं हो सकती ना। अच्छा उसका एंट्री पॉइंट देखे, जो लोगों ने क्लेम किया कि जब हम अंदर जाते हैं तो हमें एक उल्लू का स्टैच्यू मिलता है। उल्लू के स्टैच्यू में आपको पता है कि दुनिया में सबसे खतरनाक जादू जो है वो उल्लू के खून से किया जाता है वहां पर। और सेक्रीफाइसेस में जो 2-3 हम कहते हैं जिन एनिमल्स का बलि दी जाती है, बच्चों की तो बलि की हम बात कर ही रहे हैं, जिन 2-3 जानवरों की बलि दी जाती है उनमें एक उल्लू है, उनमें एक चमगादड़ है। ये 2-3 चीजें बहुत प्रोमिनेंट है हमें। अब आप सारी देखें, सारी बातें कोइंसिडेंस कैसे हो गई? अच्छा फिर उसका जो गेटवे है उसमें लेफ्ट साइड एंड राइट साइड बोथ ऑफ द साइड्स पे आपको सिंगल आई की पेंटिंग्स मिलती हैं। और सिंगल आई की पेंटिंग अब हम बोल बोल के थक गए हैं, पूरी दुनिया सुन सुन के थक गई है कि वो इल्यूमिनाटी। अच्छा लबीबा, इस सारी कंडीशन में एक ये चीज जो वाजे तौर पर है, एक ऐसी सोसाइटी जहां इतने कोई रूल्स नहीं है, आपको ओपनली सब कुछ ही मिल जाता है, जो कुछ आपने यशी करनी है, आप ड्रिंक भी अलाउ है, शराब भी, हर तरह की मतलब सहूलत है वहां पर। ऐसी सोसाइटी को ऐसा क्या प्राइवेट काम करना था जो आइलैंड ही पे जाकर करना था, और कंसेंट ना होना? ये कैसी फितरती एक चीज है? कौन सा एक दर्जा है जिसमें आप ये चाहते हैं कि जहां हर चीज कंसेंट से हो सकती है? ये क्या माइंडसेट है? अच्छा हर चीज कंसेंट से तो हो सकती है, लेकिन हर चीज पब्लिकली नहीं हो सकती। अब मैं आपको उसमें एक बात बताऊं कि जिस YouTube वीडियो की मैं बात करी थी, टेरेसास एस्केप फ्रॉम ऑकल्ट, कुछ इस तरह का उसका टाइटल है। वो एक लड़की है, उसकी मदर उसको एक नैनी हायर करती है और उसके पास छोड़ के जाती है। एक औरत है, उसकी डाइवोर्स हो जाती है, उसकी बेटी है कोई 10 से 11 साल की, वो एक नैनी हायर करती है नैनी के पास अपनी बेटी को छोड़ के, क्योंकि लंदन में बहुत ट्रेंड है कि वहाँ पे खवातीन पूरे जॉब्स करती हैं और पूरा पूरा घर रेस करती है। यहाँ पर भी हम माशाल्लाह पाकिस्तान में वैसे करती हैं, लेकिन यहाँ पर हमें जॉइंट फैमिली सिस्टम है हमारा, हमारी नानी दादियाँ खाला फुप्पो संभाल लेती हैं बच्चों को पीछे से। वहाँ पे नैनी हायर करनी पड़ती है बच्चों को संभालने की। उसने एक नैनी हायर की और टेरेसा को उसके हवाले कर दिया। अब विद इन फर्स्ट मंथ टेरेसा का जो था बिलीफ उस अच्छा 1 महीने के अंदर अंदर जो नैनी थी उसने मदर का भी ट्रस्ट जीत लिया, टेरेसा के साथ भी जो है इमोशनली अटैच हो गई। उसके बाद एक दिन जब खातून घर आती है तो टेरेसा गायब होती है। टेरेसा रिकवर किया गया, टेरेसा को 5 साल की थी जब उसके हवाले किया गया। टेरेसा को रिकवर किया गया जब टेरेसा 15 साल की थी, और टेरेसा अकेली वापस नहीं आई, टेरेसा एक 4 साल की बच्ची के साथ वापस आई। यानी टेरेसा 11 साल की उम्र में एक 4 साल की बच्ची की माँ थी। उसने वहां पे जाके जो इंकशाफात किए, मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं वो मैं सुन के। जब मैंने वो वीडियो सुनी, मैं आपको बताऊं, उसने बताया कि मुझे एक कॉफिन में डेली लिटाया जाता था और उसके अंदर कीड़े मकोड़े और स्पाइडर होते थे, और जब मैं बहुत ज्यादा रोती थी, बहुत ज्यादा चिल्लाती थी, तो मुझे कहा जाता था तुम्हें इस शर्त पे बाहर निकाला जाएगा जब तुम शैतान को खुश करने में हमारी मदद करोगी। और फिर उसने कहा मेरे पास कोई चॉइस नहीं होती थी, कॉफिन के अंदर बच्चे वैसे ही अंधेरे से डरते हैं। उसने कहा मैं इतना डर जाती थी कि मैं कहती थी कि मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, मुझे सिर्फ इस कॉफिन से एक दफा बाहर निकाल दो। कॉफिन से बाहर निकालने के बाद उसने कहा कि जो बच्ची बाहर आके, ग्रुप होता था पूरा कोई 70-80 लोगों का, बात नहीं मानती थी नैनी की, उसको वहां पर ही एक कैसल, उसने कहा कि उसने तुमने कैसल देखा हुआ जहाँ पे तुम्हें लेके जाया जाता था? उसने कहा मुझे कैसल का रास्ता नहीं आता क्योंकि मुझे रास्ते में ड्रग कर दिया जाता था कि मैं रास्ता याद ना रख सकूं। लबीबा, इस तरह की हम सारी मूवीज देखते हैं। आपने कल की मूवी का वो जिक्र किया, कल की का, ये मूवीज भी हैं, स्ट्रेंजर थिंग्स, ये जितने भी सीजन हम देखते हैं, ये सारा कुछ यही है, बच्चों पे ही सारी एक्सपेरिमेंट्स हो रहे होते हैं। अच्छा, बच्चों पे एक्सपेरिमेंट करने के हम इससे पहले जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे मेकअप रूम में, कि बच्चों को ही क्यों टारगेट बनाया जाता है, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट सवाल है। अच्छा, बच्चे एक तो वैसे भी मासूम होते हैं। कहा जाता है कि ट्रेन करना उस तरह से हाँ बच्चों, अच्छा ट्रेन करना भी बहुत, 2 फैक्टर सामने आते हैं कि एक तो बच्चों को ट्रेन करना आसान होता है, दूसरा बच्चे जेनेरिक वैसे भी मासूम होते हैं, और कहा जाता है कि जो मासूम सोल होती है उसकी बलि वैसे भी जो है वो उन लोगों का जो बिलीफ है कि शैतान के नजदीक जो ज्यादा है कबूल की जाती है, नाउजुबिल्ला। अब मैं आपको बताऊं कि एक ब्राइस टेलर है, उसका केस अगर किसी ने सुना हो, कि एक 5 साल की बच्ची जिसके फादर नेवल ऑफिसर थे, उनके पास क्लासिफाइड एक्सेस थी एलीट क्लास की। उन्होंने अपनी 5 साल की बच्ची को शौक देके एक दिन खाना देते थे, एक दिन खाना नहीं देते थे, बर्फ के ऊपर लिटाते थे,
ट्रॉमा देते थे। और ट्रॉमा क्यों देते थे वहाँ, कि वो चाहते थे उनकी बच्ची स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में मुब्तला हो जाए। और उसका मकसद क्या था, ये केस इतना पेचीदा था कि जब ना ब्राइस टेलर ने ये आके सोशल मीडिया पे और हर जगह पे बताया ना, तो कोई मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसमें जॉर्ज बुश सीनियर का नाम था कि जॉर्ज बुश सीनियर ने ब्राइस टेलर को $10,000 में खरीदा था और वो उसको लेके जाते थे। अच्छा, जो उसके नेवल ऑफिसर फादर थे वो उसको ट्रॉमा देते थे, बच्ची स्प्लिट पर्सनैलिटी का शिकार हो गई। फिर हॉलीवुड के जो ऑस्कर हमें उसमें नजर आते हैं सेरेमनीज में, बॉब हॉप, उन्होंने उनको बाय किया। बाय करने के बाद उनको मिशंस में यूज़ किया जाता था कि जो पॉलिटिशियंस है या आर्म्ड वेपन्स की जो सप्लाई है लड़की को लेके जाएगा, क्योंकि लड़कियों को अक्सर पार्टी में जो एलीट क्लास होती है वो एक ग्लैमर के तौर पे साथ लेके जाती है किसी ना किसी लड़की को, जो पॉलिटिशियन है, एलीट क्लास के जो बिजनेसमैन है वो लेके जाते हैं। लड़की वहाँ जाती है साथ, सामने वाले बंदे को जाके कान में मैसेज देती है या कुछ लिख के पेपर के थ्रू मैसेज देती है। इस तरह से जो यंग लड़कियां थी उनको स्प्लिट पर्सनालिटी में कन्वर्ट करके एक मैसेंजर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था। उस लड़की ने बताया मुझे जॉर्ज बुश सीनियर ने भी इस्तेमाल किया है, वहाँ पे जाके मैं आर्म्ड वेपन्स की सप्लाई के कोड्स लेके आती थी, टाइमिंग सप्लाई की लेके आती थी, और ये सारी चीज़ें वहाँ पर होती थी मेरे साथ। फिर उसने बताया, उसने एक बुक लिखी है, ऑथर है वो बुक की, थैंक्स टू मेमोरीज, यही नाम है। उसके बाद लोगों ने उसको बिलीव नहीं किया, लोगों ने कहा कि शायद वो नहीं मानती, लेकिन अमेरिका का CIA का एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट मोनार्क। जब बाद में CIA ने इसको क्लेम किया कि हम छोटी बच्चियों पे ये करते हैं ताकि हमें जरूरत होती है इन छोटी बच्चियों की कि हम आगे जाके उनको मैसेंजर के तौर पे इस्तेमाल कर सके, जो हमारे बड़े बड़े मिशन है। और ये जो वॉर की प्लानिंग है, वर्ल्ड वॉर 3, ये सारा कुछ, यानी कि ये सब एजेंडा है, इनका प्लानिंग हो चुकी है। जो एप्स्टीन फाइल है उसमें तो वो कह रहे थे कि 8 फरवरी 2026 को वॉर स्टार्ट हो जाएगी। वो तो एप्स्टीन फाइल लीक हो गई, तो पता नहीं अब वर्ल्ड वॉर 3 में कुछ लोग कहते हैं हम ऑलरेडी उसके मिड में खड़े हैं, वो स्टार्ट हो चुकी है। जो ईरान इसराइल वॉर, रशिया यूक्रेन वॉर, ये जो सारी सिचुएशन चल रही है। और कुछ लोगों का ये मानना है कि वॉर जो है वो लोगों को डराया जा रहा है, लेकिन अल्टीमेट जो हमने जाना है वर्ल्ड वॉर 3 तो हम होनी है। अल्टीमेटली लबीबा, वॉर तो इल्यूमिनाटीज ने शुरू कर दी हुई है, जिसमें हम शायद उस तरह से तैयार ही नहीं है। वही हम एडिक्ट हो चुके हैं ना। और शैतान कोई ऐसा थोड़ी होगा, शैतान आएगा गन पॉइंट पे कहेगा चलो खुदा को मानने से इनकार कर दो, ऐसे तो नहीं होगा। उसने तो वर्गलाना ही है, और वो मुकम्मल तौर पर पूरी दुनिया को एक तरह से देख लें डील कर रहा है इस वक्त, और हम उसके गुलाम बन चुके हैं। हम उसके गुलाम बन चुके हैं ना। मुझे बताया कि आर्मगेडोन अगर आ जाती है, हम तो अपने आपस में बटे हुए हैं, हम तो मुसलमान भाई एक साथ नहीं है ना। वो लोग तो चले एक पेज पे तो खड़े हैं, हम लोग तो उसमें भी एक साथ नहीं खड़े हुए। हमें सोचना चाहिए कि हमारी तैयारी क्या है। अगर 8 फरवरी है, 8 फरवरी तो अब गुजर गई है, अगर 8 फरवरी को वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाती तो हम लोग कहाँ स्टैंड करते थे। हमें एक तरह से उनका शुक्र अदा करना चाहिए कि चले उन्होंने हमें एक तरह से झंझोड़ा है हमारी सोल को, कि अगर 8 फरवरी को वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाती तो भाइयों आप लोगों की क्या तैयारी थी? आप क्या तैयार करके बैठे। और ये इनकी मैन्युफैक्चरिंग देखें, इनकी अभी हम ये डिस्कस कर रहे थे, अद्वियात इनकी, सारा सिस्टम इनका, ये बनाकर कुछ भी सेल कर देते हैं, हलाल लिख दें, हराम लिख दें, हमें उन्होंने एक माइंडसेट दे दिया और हम एडिक्ट हैं उन सारी चीज़ों के। और ये भी कुछ चीज़ें मंजर आम पर आ रही थी कि ये जो बच्चों का अब गोश्त खा लिया, वो आंते बची, उसको प्रोसेस करके बर्गर में इस्तेमाल होना, कुछ बिस्किट्स में इस्तेमाल हो रहा है, ये सारी हमारी खुराक भी इस तरह की है, और वो खा रहे हैं आगे। वो हम ब्रांड कॉन्शियस हैं, एडिक्ट हो चुके हैं, हम छोड़ भी नहीं सकते। हमने तो एक लाइफस्टाइल बना लिया, क्लीन खाना बना हो ना, वो छोड़ के बाहर से खाने की क्रेविंग हो रही होती है। क्योंकि बिल्कुल आपने सही किया, ये ना एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी थी कि फास्ट फूड के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो नशे से भी ज़्यादा खतरनाक है और इंसान को अपना एडिक्ट बनाते हैं। अगर आप मैं बिल गेट्स की बात करूँ, बिल गेट्स का काफ़ी ज़्यादा नाम आया है एप्स्टीन फाइल्स के अंदर। बिल गेट्स के बारे में 2 कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, बल्कि 3 कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज सामने आ रही है। एक तो उनकी वैक्सीन की, अगर आप चाहेंगे हम उस पर भी बात कर लेंगे। 2 कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये है कि बिल गेट्स ने एक बटर बनाने वाली कंपनी में इन्वेस्ट किया। अच्छा, वो बटर जो है वो ना डेयरी से बन रहा है, उसमें ना मिल्क है, ना पाउडर है, ना कुछ ऐसी चीज़ है, वो केमिकल से बन रहा है। अच्छा, वो केमिकल से बेचेगा, ना विटामिन ए है उसमें, ना विटामिन डी है, दुनिया नहीं खरीदेगी, ये बात सबको पता चल गई। अब मुझे बात बताएंगे, अगर वही बिल गेट्स बेकरीज को देता है, वो बेकरी डोनट्स में इस्तेमाल करती है, बिस्किट्स में इस्तेमाल करती है, हम ये पता लगा रहे हैं कि जो बिस्किट्स बन रहे हैं वो कहाँ के बन रहे हैं? वी नेवर नो। हम तो इंग्रेडिएंट्स पढ़ के खुश, इसमें ये है, और वो लिखने वाले तो वही हैं। लिखने वाले भी वही है। सिमिलरली ये कहा जाता है कि 2.7 या 3 ट्रिलियन का लॉस होता है जो हमारा वेस्ट फ्रूट होता है उसको बचाने के लिए। उसको बचाने के लिए ना बिल गेट्स ने एक कोटिंग तैयार की है जो फ्रूट्स पे लगाई जाएगी। अच्छा, जो साइंटिस्ट है उनका कहना है कि फल को घर लाके जितना मर्जी धो लिया जाए वो कोटिंग नहीं उतरनी उसके ऊपर से, और वो कोटिंग इतनी खतरनाक है उससे इंसान को कैंसर होगा। और बिल गेट्स के बारे में जब पहली वैक्सीन आने वाली थी 2017-2018 में, तभी उन्होंने कह दिया था कि एक वायरस आने वाला है।
फिर वैक्सीन उन्होंने तैयार कर लिया, और जो पैसा बिल गेट्स ने छापा है उसके बाद, और अब उन्होंने फिर अनाउंस किया और ये खुद वैक्सीन नहीं लगवाई इन्होंने, खुद वैक्सीन नहीं लगवाई ना, और उस वैक्सीन के बाद आप देखें कि कितने नुकसान हुए हैं, लड़कियों के अंदर कितने हार्मोनल इश्यूज हुए हैं, उसके बाद कार्डियक अरेस्ट की रेशो कितनी बढ़ गई है। पिछले अगर आप देखें 2-3 महीनों में हमने देखा है बॉलीवुड सेलिब्रिटीज कितने, हॉलीवुड सेलिब्रिटीज कितने, पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज कितने, और नॉर्मल अगर हम अपनी सराउंडिंग में देखें कितने लोग जिनकी इतने मसाइल हो रहे हैं 30s 40s थी, और फिर भाग भाग के ये सारी बीमारियां लेकर इलाज भी हम इनसे करा रहे हैं, इलाज भी वहां से भी यही लोग पैसा कमा रहे और हैं। अब तो नया अनाउंस भी हो चुका है कि एक नया वायरस आ रहा है, मेरे ख्याल से बिल गेट्स साहब के पास होगी, उसकी भी वैक्सीन तो उन्होंने अनाउंस किया है, बस अब हम तैयारी कर ले, थोड़ी सी अब मेंटली प्रिपेयर हो जाए कि एक वायरस आने वाला है। और वैक्सीन के बारे में तो वाकई हमने बहुत कुछ सुना कि इतने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, और बड़ी हैरत वाली बात है कि ये खुद नहीं लगवा रहे, और खुद ये सरवाइव करने के लिए, हमेशा रह जाने के लिए और ही किसी एजेंडे पर काबिज हैं। अच्छा, डार्क वेब की भी हमने डिस्कशन की हुई है, और सीक्रेट सोसाइटी का भी हो गया, जिस तरह से ये लड़कियों को एक्सप्लॉइट करते थे, तो क्या ये सिस्टम वहाँ से डार्क वेब वाला भी कनेक्ट होता है? अच्छा, ये ना बहुत इंटरेस्टिंग सवाल किया आपने, मतलब बात तो जो हो रही है बहुत ही गलीज मामले पे हो रही है, बहुत ही भयानक मामले पे हो रही है हमारे, लेकिन ये एक एंगल सामने आता है, इसको एक्सप्लोर करना और इसके बारे में डिस्कस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है इंसान के लिए। अच्छा, माहम, सबसे पहले जब हम बच्चों की बलि की बात कर रहे थे ना, तो एक उनका गॉड है बाल, शैतान। यस, शैतान अकाउंट भी तो बाल के नाम से ही है। यस, उसने एप्स्टीन ने एक अकाउंट बनाया हुआ था बाल के नाम से। अब बाल, सारे कहेंगे यार बाल कौन है, बाल इज जस्ट लाइक बेफोमेट, बाल इज जस्ट लाइक लूसीफर, जो भी। बाल जो है ना वो इतना खतरनाक और इतना क्रूअल उनका जो देवता है ना, जो सैटेनिक लोग हैं उनका, कि वो छोटे बच्चों की बलि के अलावा किसी और की बलि नहीं मांगता। 2022 में ना जो रैपर है हनी सिंह, उनकी एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी कि एक फैशन ब्रांड है बैलेंसियागा, इसके सारे कपड़े मैंने जला दिए, तुम सब भी जलाओ, क्योंकि बैलेंसियागा पीडोफाइल्स को प्रमोट कर रहा है और सैटेनिक रिचुअल्स को प्रमोट कर रहा है। हनी सिंह की ये वीडियो आज भी सोशल मीडिया पर पड़ी हुई है। अच्छा, बैलेंसियागा के साथ अगर हम देखते हैं, दिलजीत दोसांझ, बॉलीवुड, हॉलीवुड, किम कार्डिशियन, की सारी सेलिब्रिटीज जुड़े हुए हैं, और उन्होंने कभी भी बैलेंसियागा को प्रमोट करना नहीं छोड़ा। अब बैलेंसियागा की हुआ क्या था मामला, मैं आपको बता दूं कि उनकी एक कैंपेन थी छोटे बच्चों के साथ फोटो शूट की। बैग्स उन्होंने प्रमोट करने थे, छोटे बच्चों को उन्होंने हायर किया फोटो शूट के लिए। छोटे बच्चों को हायर करने के बाद बच्चों को जो उन्होंने, कह लें आप, इंस्ट्रूमेंट्स पकड़ाए, उसमें अल्कोहल फ्लास्क थी, जो टेबल था उसके ऊपर एक अल्कोहल का ग्लास पड़ा हुआ था, एडल्ट स्टफ था, हमें पिक्चर्स में नजर आ रहा था, पीछे काफी सारी हमें तस्वीरें नजर आई। उसके बाद हमें पीछे एक तस्वीर नजर आती है एक बच्चे के शूट में, जिसपे एक बाल डिमन बाकायदा तौर पे बना हुआ है, और नीचे जो एक टेप पड़ी है उसके ऊपर BAAL बाल लिखा भी हुआ है। मतलब बैलेंसियागा क्या प्रमोट कर रहा था, और छोटे बच्चों को ये शूट में क्यों लिया गया, जहाँ पे बाल लिखा हुआ है, बाल की तस्वीर बनी हुई है, फिर एडल्ट स्टफ यूज हो रहा है जिसको बच्चों के टॉर्चर के लिए यूज किया जाता है, जिसका हमने एप्स्टीन में भी पढ़ा है, उसका जिक्र पता नहीं हम किन लफ्जों में कर सकते हैं कि वो इतना घिनौनी बात है। अच्छा, सिर्फ ना ये बात यहाँ तक नहीं थी उस शूट की, फिर उसके बाद बैलेंसियागा ने कोई अपॉलॉजी नहीं की, किम कार्डिशियन ने उस टाइम पर शूट छोड़ दिया उनका, फिर एक फॉर्मल अपॉलॉजी आई जब किम कार्डिशियन ने जो है बैकस्टेप कर लिया। उसके बाद ना एक और शूट सामने आता है, अब बच्चों को तो यूज़ नहीं कर सकते, बच्चों की तो कंट्रोवर्सी ऑलरेडी वायरल हो चुकी है उनकी। फिर उन्होंने एक शूट किया जिसके पीछे एक सर्टिफिकेट हमें नज़र आ रहा था। अच्छा, वो सर्टिफिकेट था जॉन फ्लिप का। जॉन फ्लिप के बारे में ये बहुत फेमस है कि जॉन फ्लिप छोटे बच्चों को मोलेस्ट किया करते थे, और ये ट्रायल्स पे केसेस बहुत ज़्यादा चला था उनका। अब मुझे बताएं कि इतने बड़े बड़े फैशन ब्रांड्स हमारे अंदर क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली, पीछे हमें जॉन फ्लिप नज़र आ रहे हैं, या पीछे बच्चों को जो चीज़ें नज़र आ रही है, बच्चों को नहीं पता, बच्चों का जहन इनोसेंट है, तो बच्चों को उस चीज़ के लिए मतलब सेक्रीफाइस किया जाता है। और ये बैलेंसियागा नहीं, बहुत सारे ब्रांड्स जो है इसमें पता नहीं किस किस तरह इन्वॉल्व हो गई, तो हमारा ध्यान नहीं जाता। बैलेंसियागा की कंट्रोवर्सी तो सामने आ गई थी, तो वो ध्यान रह गया था टिल डेट बैलेंसियागा। अच्छा, बैलेंसियागा के कलर्स देख ले, जो बैलेंसियागा का क्रिएटिव हेड है उसका एक अपना भी ब्रांड है, कुछ समथिंग वी के नाम से करके, उसकी जो हुडीज हैं और उसकी जो जैकेट्स है उसके ऊपर प्रॉपर हमें क्रॉस के निशान नजर आते हैं, और डार्क कलर सारे ग्रे ब्लैक, मतलब जो सैडनेस को प्रमोट करते हैं, एक्सट्रीमिज्म को प्रमोट करते हैं, और डिसअपॉइंटमेंट को करते हैं। अल्टीमेटली ये सारे साइंस तो हमें मिल चुके हैं, ब्रांड्स की सूरत में, सिंबल्स की सूरत में, इवन कुछ लोग रेप्टाइल्स से बड़ा कनेक्ट करते हैं, कुछ ऐसी वीडियोस, कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज जिन्होंने मुंह रेप्टाइल्स की तरह बनाया या एक्ट ऐसा किया, या आंखों से कोई ऐसा जेस्चर देते हैं, वन आई, एक आई बंद करके, अल्लाह माफ करे, ऐसे करना ही नहीं चाहिए। सोचिए इंसान को अल्लाह खूबसूरत है और अल्लाह खूबसूरती को पसंद करता है।
अब अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया, हम अपनी शक्ल क्यों बिगाड़ रहे हैं? और ये सारे जेस्चर हमने देखे हैं, मतलब ऐसा तो कुछ नहीं है कि सामने नहीं आ रही चीज़ें सामने भी आ रही हैं, लेकिन वही वाली बात है कि कोई कानूनी कार्रवाई, अदालती निज़ाम, इस सिस्टम में वो शायद किसी खाते में लिखी नहीं जा रही हैं, लेकिन मौजूद हैं, जिससे हम डिनाई नहीं कर सकते, और साइलेंटली ये हमारी दुनिया में पूरे सर्कुलेट भी कर रही है। लेकिन इस सब चीज़ों के बावजूद हम देखते हैं कि एक साइड को शायद कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के तरह करके हमें शायद कंफ्यूज कर दिया जाता है कि हम इसकी तैयारी ना करें। अब हमारा क्या एक्शन है, हमें कैसे तैयार होना है? अच्छा, सबसे पहले ना तो अगर एप्स्टीन फाइल्स में कोई भी बंदा, मुझे ऐसा लगता है 0.1% भी इंटरेस्टेड है ना, तो अपने माइंड में ना 3-4 पॉइंट्स क्लियर कर ले कि एप्स्टीन फाइल को अगर उसने पढ़ना है तो उसका एजेंडा क्या होना चाहिए। एप्स्टीन फाइल को अगर मैं पढ़ रही हूँ ना, फॉर एग्जाम्पल डोनाल्ड ट्रंप का उसमें बहुत ज्यादा नाम आ रहा है, बहुत नाम आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। हमारे अपने कुछ सियासतदानों का भी नाम हमारे अपने कुछ सियासतदानों का नाम है। कुछ ये क्लेम करे कि वो ललिता एक्सप्रेस में बैठे थे, कुछ ये कर रहे हैं कि वो उसमें नहीं बैठे। और अगर ऐसा कुछ है नहीं तो उस आइलैंड पे जाने का काम क्या है आपका? मीटिंग्स क्यों है, पिक्चर्स क्यों है, कनेक्शन ही क्यों है? मीटिंग्स क्यों है, कनेक्शन क्यों है, मतलब जो वीडियो है, अब आप कहा जाए, अच्छा वीडियो जो कहा जा रहा है नरेंद्र मोदी की वीडियो है, जिसमें उन्होंने कहा है, एप्स्टीन से पूछा कि मुझे बताया मैं खुश कैसे करूं ट्रम्प को। उन्होंने कहा है कि डांस करके दिखाएं आप उनको। अच्छा, डांस करने की बात, बोहेमियन ग्रेव के बारे में ना शायद कुछ लोगों को पता हो। बोहेमियन ग्रेव एक ऐसी वाइल्ड का शायद मैं वर्ड, क्योंकि वाइल्डेस्ट पार्टी का वर्ड इतना मशहूर हो चुका है, ऐसी वाइल्डेस्ट पार्टी या ऐसी वाइल्डेस्ट रिचुअल होती है वहां पर कि वहां पर दुनिया के सारे प्रेसिडेंट जाते हैं, नेकेड होकर वहां पर शैतान के सामने डांस किया जाता है। और जो रिचुअल्स होती है, मतलब एक मॉडल ने क्लेम किया कि मैंने वहां पर दुनिया के कोई प्रेसिडेंट नहीं था जहाँ पे उसको नहीं देखा, और जब प्रेसिडेंट सारे बाहर आ रहे थे तो जर्नलिस्ट एक बाहर खड़ी थी और उसने पूछा आप वहां पे क्या कर रही थी, तो उसने कहा मुझे लगता है कि आप जिंदा नहीं रहना चाहती, जो आज आपने देख लिया। और उसके बाद वो गायब हो गई थी जर्नलिस्ट। इतना सा उनका वर्ड था कि मुझे लगता है आज आप जिंदा नहीं रहना और ये चाहती। सारी चीज़ें, सारी हकीकतें देखने के बावजूद भी हम खामोश हैं। और ये वही वाली बात है ना, शैतान का रूल कोई रूल ही नहीं है। शैतान का ही सिर्फ ये रूल है कि कोई रूल फॉलो नहीं करना। और ये इंसानी अगर फितरत में ऐसे आ जाए, ये भी कोई रूल नहीं मानना चाहते ना, जो फहाशी है सब कुछ हो रही है बगैर किसी कवायद ज़वाबित के आप ये सारे अमल कर रहे हैं, ये तो सारी की सारी शैतानी चीज़ें ही हैं। बिल्कुल। अब ये कनेक्शन जुड़ गया है, अब इतनी अवेयरनेस लोगों में कैसे आएगी? क्योंकि हम मजाक में टाल देते हैं, इल्यूमिनाटी की बात होती है मजाक में टाल देते हैं, तंजीमों की बात होती है मजाक में टाल देते हैं, लेकिन कब तक हम टालते रहेंगे? हकीकत तो आ गई, जो फिल्मों में देख रहे थे वो सारी चीजें मंजर आम पर जो फिल्मों में देख रहे थे। अभी जैसे कि आपने डार्क वेब की बात की थी, वहां पे कहा जाता है कि आइलैंड पे 120 मुलाजिम थे, ठीक है। 120 मुलाजिम एक अच्छी खासी फोर्स होती है। अब 120 मुलाजिमों का कोई काम होता था वहां पर, तो वो वहां पर हर टाइम मौजूद होते थे। डार्क वेब के बारे में ये कहा जाता है कि जो एलीट लोग थे उनकी वीडियो सिर्फ ब्लैकमेलिंग नेटवर्क के लिए बनाई जाती थी। और जो बाकी 120 मुलाजिम थे उनको भी उन बच्चियों के साथ इस्तेमाल किया जाता था डार्क वेब के जो डार्क रूम्स है, रेड रूम्स है, वहाँ की वीडियोस बनाने के लिए, टास्क बनाने के लिए। और जो मुलाजिम मना करता था या जो मुलाजिम वहां से भागने की कोशिश करता था, पास सीता उसको वहीं पे या तो दफना दिया जाता था। तो ट्रम्प का जो गोल्फ कोर्स था ना, ये भी अक्सर कहा जाता है कि वहां पर बहुत सारे लोगों को दफनाया गया जिन्होंने इनकार किया है, या जिन लोगों ने जो है वो बात मानने से इनकार किया, डेथ हो जाती, जो सडन डेथ कर देते हैं हर किसी जो की, सडन डेथ हो जाती है। अब आप मुझे बताएं कि जो एप्स्टीन की डेथ है, एप्स्टीन की डेथ वो कैसे सडन डेथ है? यहाँ पर कोई इतना खतरनाक मुजरिम हो, इतनी सिक्योरिटी उसकी टाइट होती है, जितने दिन वो ट्रायल के लिए जेल में रहा है, 12 घंटे वो बाहर रहता था और अपने ऑफिस जाता था, प्रॉपर सारा काम करता था। ये कौन सी जेल वो काट रहा था? दुनिया का इतना खतरनाक मुजरिम, पीडोफाइल, सेक्स ट्रैफिकिंग में वो इन्वॉल्व था, बच्चों के मर्डर में, सैटेनिक रिचुअल्स में। 12 घंटे वो उसने जाके ऑफिस में काम करना है, जेल में आके सिर्फ उसे सोना है। उसका तो फायदा हो रहा था जेल का, उसका एक्सपेंस बच रहा है, उसने वहां पे जाके सो जाना है सिर्फ। अच्छा, उसके बाद कहा गया कि जो 2 गार्ड्स वहां पे तैनात किए गए थे, एक तो पहली बात है कि इतना बड़ा मुजरिम, उसके लिए जेल में सिर्फ 2 गार्ड है और वो 2 गार्ड भी सो गए। पॉसिबिलिटी मुझे नहीं लगता कि हो सकती है। फिर जेल का इतना बड़ा फेलियर नहीं हो सकता कि वहां पर लाइट चली जाए, जबकि इससे पहले भी एप्स्टीन के नेक पे एक इंजरी आ चुकी थी और उसके बाद काफी सवालात उठे थे। लेकिन सेकंड टाइम देखा गया कि एप्स्टीन हैंग होके हमें। और आप ये सारी अगर चीजें कनेक्ट करें इसराइल से, जो चाहता है एक जंग करना और जिसने कहा भी है कि मेरा अल्टीमेटली आखिरी टारगेट जो होगा वो तुर्की होगा, वहां पे जाके सारी चीज़ें होंगी, जंगें ख़त्म होंगी या मुस्लिम्स को टारगेट करना, एजेंडा उनका वही पीछे है कि
जो मजहब एजेंडा है, और कोई भी मजहब मुआशरा जो है वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर सकता जो ये सब चीज़ें हो रही हैं। और तो करना ऑब्वियसली चाहिए भी ये नहीं। करना चाहिए भी नहीं, मतलब ह्यूमन जो साइकी है या ब्रेन है वो तो ये चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर सकता, और कहीं ना कहीं शैतान ही है जो ये सारा कुछ कर रहा है, करवा रहा है। उसने प्रिपेयर भी कर लिया, वॉर का भी स्टार्ट हो चुका है, हम जिस दहाने पे खड़े हैं अब, और वाकई यूनिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस मौके पर क्या अब हमें करना चाहिए, क्योंकि इसको एक्सेप्ट तो करना चाहिए, डिनाई नहीं करना चाहिए थ्योरी कह के। अच्छा, मेरा इसमें ये ख्याल है कि जो एप्स्टीन फाइल थी ना उस पर ईरान के साथ वॉर का भी जिक्र हमने पढ़ा। अब रिसेंटली हमने देखा कि जो ईरान के साथ वॉर के सारे मामलात थे, हम अपने ही मुसलमान आपस में बटे हुए थे फिरका वारियत में जब ईरान की बात आई। अच्छा, वो लोग हमें एज ए नेशन देख रहे थे। अगर हम एज ए नेशन यूनाइट हो जाते, हम अभी फिरका वारियत को थोड़ी साइड पे कर देते और सिर्फ हम देखते कि हमने एक मुसलमान होने के तौर पे उनसे मुकाबला करना है, तो सोचे हमारी स्ट्रेंथ कितनी बढ़ जाती, ईरान की सपोर्ट कितनी बढ़ जाती हमारे साथ। ईरान ने अकेला भी बहुत अच्छा मुकाबला किया है, लेकिन अगर ईरान के साथ बाकी सारे मुस्लिम ममालिक भी शामिल होते तो सोचे वो स्ट्रेंथ, वो पावर और वो जवाब उनको क्या मिलता। उसी तरह से हमें चाहिए कि सबसे पहले हम यूनाइट हो जाए। मुझे ये लगता है कि सबसे पहले यूनाइट हो जाना चाहिए। और दूसरी बात ये, हमें ना जो वेस्ट का एजेंडा है उसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। बच्चों को हम जो सारे वेस्टर्न क्लोथ, वेस्टर्न सिंबल्स, और बच्चों को जो फ़ोन की एक्सेस हमने दी हुई है ब्लाइंडली ट्रस्ट करके, ट्रस्ट करने का मतलब ये है कि हम इंटरनेट पे वैसे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। जब हम डार्क वेब की बात करते हैं, सिंबल्स की बात करते हैं, एजेंडास की बात करते हैं, और किस तरह से वो माइनर चीज़ों से प्रोजेक्ट करते हैं। और ये जो इतनी फॉलोअर्स की गेम में लगा दिया, हमें अलग ही चीज़ों में उलझा दिया। सबसे ज़्यादा तो ये सोशल मीडिया कि हम कोई तैयारी नहीं कर पा रहे इंटेलेक्चुअल एतबार से। अगर हम देखें, कोई बच्चा ऐसे ट्रेंड नहीं हो रहा। डॉक्टर्स का ध्यान देख ले, वो भी सारे सोशल मीडिया पर ही मौजूद होंगे। एक्सपेरिमेंट्स करने के बजाय, बच्चों को तालीम या एजुकेशन पर काम करने के बजाय, आईटी में कोई नया इनकलाब लाने के बजाय, हम सब जो हैं वो सोशल मीडिया के गुलाम हैं, और इन्हीं सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के जो ट्रेंड पे चल रहे हैं, जो कूल बनते हैं, और हम उनको फॉलो कर रहे हैं, और ये एजेंडा इसी तरह सर्कुलेट कर रहा है। तो हम एंड ऑफ द वर्ल्ड यानी कि आ चुके हैं, एंड ऑफ द टाइम्स का तो स्टार्ट हो चुका है। सॉरी, अब बस अपनी तैयारी हमने पूरी रखनी है। हम ये जो आपने बात की ना सोशल मीडिया के, हम एडिक्ट हो चुके हैं। कोई 10-12 दिन पहले ना मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया और डिलीट हो गया। अच्छा, मैं आपको अब अपनी फीलिंग बताती हूँ। मैं एक टीनेज लड़की नहीं हूँ ना, मैं कोई छोटी हूँ, मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में पता है। अगर मैं यहाँ बैठ के बात कर रही हूँ, मैं 2 दिन नहीं सोई। मतलब फॉलोअर्स की गेम इतनी हमारे अंदर प्रोजेक्ट हो चुकी है, और इतना हम अपनी सोशल मीडिया को अपनी लाइफ समझते हैं। उसके बाद बसंत आई तो मैंने अपने घर वालों को कहा मैं बसंत पे पिक्चर्स नहीं ले रही, मेरा कौन सा इंस्टाग्राम अकाउंट है जहाँ पे मैंने पिक्चर्स पोस्ट करनी है। फिर मेरे घर वालों ने मुझे समझाया कि ये हमारी फैमिली है, हमने इसके साथ मेमोरीज बनानी है, सोशल मीडिया हमारे लिए नहीं है। तो हमें किसी और तरफ ही लगा दिया गया है, और जो हमारी असल वैल्यूज है, जो हमारी असल लाइफ है, हमारी लाइफ का असल पर्पज है, जिसके लिए हम इस दुनिया में आए हैं, रिश्ते निभाने के लिए, हुकूक बात निभाने के लिए, हुकूक अल्लाह निभाने के लिए, उससे दूर कर दिया गया है। तो मुझे लगता है अल्टीमेटली हमें इन सारी चीज़ों को अब काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस अब आ चुकी है। अब हम उसको भी जो है वो डाइजेस्ट कर लें, और डाइजेस्ट करने के बाद जो हमारे आसपास के जिनको हमारी ज़रूरत है, उनको ये नीड है कि उनको हम ये सारी चीज़ें जो हैं उनके माइंड में प्रोजेक्ट करें या उनको गाइड करें, वो हमें करनी चाहिए। बिल्कुल लबीबा, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया जी। तो नाज़रीन, ये था आज का पॉडकास्ट, और आप इमेजिन करें मेरे हाथ इस वक्त कांप रहे हैं। इतने सनसनीखेज इंकशाफात हैं जिस पर आप चुप नहीं रह सकते। बीइंग अ मुस्लिम, मेरा ये ख्याल है कि वाकई अब कुछ ऐसी तंजीमें उठनी चाहिए जो हक़ के लिए आवाज़ उठाएं, इंसाफ के लिए आवाज़ उठाएं, और अल्लाह हम सब के ईमान को महफूज रखे, हमारा ख़ात्मा ईमान पर हो। आप भी कमेंट कर सकते हैं, अपने तासुरात शेयर कर सकते हैं मेरे साथ कमेंट बॉक्स में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।